my channel. Hope so you all are fine. Okay, today I take the topic from the chemistry class 10 book and the topic is law of mass action. ओके कभी कभी हम कहते हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं और कभी हम कहते हैं कि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा कोई के रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं. तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मिनटों के अंदर सेकंडों के अंदर वो जो है रिएक्शन सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है. और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली कंप्लीशन पॉइंट तक पहुंचते हैं. तो ये जो रिएक्शन फास्ट होना, रिएक्शंस का स्लो होना, ये हमारे पास किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन. इस वजह से हमारे पास जो रिएक्शन इस वजह से ये हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो या तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं या रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर द टॉपिक. Okay, what is the definition of law of mass action? Okay, according to the Goldberg and the Wage states law, मतलब इस लॉ को जो है दो साइंटिस्ट ने स्टेट किया है, एक है गोल्डबर्ग और एक है वेज, जिन्होंने इस लॉ को स्टेट किया. ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या है. वो कहती हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास. मतलब वो ऐसा रेट जिसके ऊपर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है. किस तरह ऐसा रेट जो जिसके ऊपर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शन है, एक रिएक्शन को हम क्या देते हैं H2 है, नहीं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है लेट्स सपोज आयोडीन का. ओके, दो मॉलिक्यूल ले लिया, एक हमने हाइड्रोजन का ले लिया, एक आयोडीन का ले लिया, और इसके रिएक्शन में हमारे पास क्या बन गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए. अब हम क्या कहते हैं कि ये अब हमारे पास सब्सटेंस तो ये है जो रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड. ये तो हमारे पास चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट है. तो ये जो हमारे पास इसका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास के. अब जिस रेट पे ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, जिस रेट के ऊपर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस प्रोडक्ट के एक्टिव मास के. बात समझ में आई? इस डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं. एक चीज़ क्या है? द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट, जिस रेट के ऊपर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जब ऐसा रेट जो पूरे रिएक्शन का जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस यानी जो प्रोडक्ट्स बने हैं इसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. होप सो डेफिनेशन अच्छी से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की तरफ. अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ने से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर के अंदर हैं, ठीक है, जो कि हम लेक्चर्स के अंदर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है. होप सो मैं आपको वो रील्स के अंदर प्रोवाइड करूँ. तो यू हैव टू चेक द रील्स फर्स्ट. ओके, हम चेक करते हैं कि जब हम लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ रहे हैं इसके पीछे हमारे पास दो मेन डेफिनेशंस हैं. एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्स रिएक्शन होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक जनरल इक्वेशन गिवन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है कि हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ए है, स्मॉल ए, एक ए है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी. हमने कह दिया कि हमारे पास क्या एक जनरल इक्वेशन है. ठीक हो गया, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है. अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास दो तरफ जा रही है. एक तो रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं. अब ये जो साइन है, ये साइन हमारे पास शो कर रहा है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन भी है. यानी ये रिएक्शन दो किस्म के तरीके से परफॉर्म हो सकता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी. अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन चेक करें तो जो रिएक्टेंट्स हैं हमने उसको क्या लिख दिया कि वो फॉरवर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और हमने रिवर्स सेक्शन में क्या लिख दिया? ये जो चीज़ हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट्स बनी हैं. अब हम इसको एक दफ़ा पूरी इक्वेशन को हम वाइट बोर्ड के थ्रू चेक करते हैं. ओके, मैंने ये सॉल्व किया हुआ रखा हुआ था क्योंकि अगर मैं आपके साथ साथ इसको सॉल्व करती तो काफ़ी मतलब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ था. ठीक है, हम लोग लॉ ऑफ मैस एक्शन में एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं. ठीक है, उस जनरल इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी. ठीक है, हमने लेट्स सपोज कर लिया. और एक हमारे पास इक्वेशन है एक हमने क्या चीज़ ले ली a प्लस बी और एक हमने क्या चीज़ ले ली c प्लस डी. ठीक है, ये चीज़ हमारे पास किस में आ जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन में. ये चीज़ हमारे पास किस में आ जाएगी? रिवर्स में. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है जिसके ऊपर वो ये सब्सटेंस है जिसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहे हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एक्टिव मास के.
तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए और बी के। और ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको जब भी लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर जब कोई सब्सटेंस लिखेंगे तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, उसको हम किससे लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, जब भी ये साइन हटता है तो एक हम कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने के एफ को कांस्टेंट यूज़ कर लिया और आगे वही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सेम हमने रिवर्स रिएक्शन के साथ भी ऐसे किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिए के आर, और जिसमें सी और डी के आगे हमने मोलर कंसंट्रेशन लगा दी। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, सॉरी हमने तो नहीं पढ़ी लेकिन आप इस बुक पे चेक करें। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या होती है, जिसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो क्या होते हैं, इक्वल। उस लिहाज से हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या लिखेंगे, एक साथ करके ये लिख दिया, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब के एफ यहाँ पे ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, जबकि के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी तरफ आके वो क्या हो गया, डिवाइड। अब हम यहाँ पे के एफ डिवाइडेड बाई के आर जो है इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, जिसको हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, के सी से। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये ही हमारे पास मेनली लॉ ऑफ मास एक्शन है। जबकि मैंने जो आपको स्टेटमेंट जो दिखाई थी बात वो भी ठीक है, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, साथ हमने स्मॉल ए यूज़ कर लिया था और स्मॉल बी। ठीक है, वो हमने जनरल इक्वेशन फाइंड की थी, जनरल एक्सप्रेशन हमने फाइंड की थी पूरी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्मॉल सी आ जाएगा, इसके ऊपर स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वेट, मैं आई हैव टू इरेज द बोर्ड फर्स्ट, वेट अ मिनट, वेट और फ्यू सेकेंड्स। ओके, तब तक के लिए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जब तक ये रेज हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस का जो रेट जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारे पास जिसके ऊपर जो रिएक्शन है, जो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, सॉरी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्शन है, सॉरी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो प्रोडक्ट बने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब आई हैव टू रिमूव दिस टेक्स्ट, वेट अ मिनट, इट टुक सम टाइम, वेट। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की, मैं आपको दोबारा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जिसकी मैंने पहले भी दी, H2 प्लस I2। ठीक है, H2, ओहो व्हाट्स द इशू, व्हाई द मार्कर इज नॉट वर्किंग, ओहो इट्स वर्क, वेट। ओके, सेकेंड वैल्यू हमने क्या ली थी, आयोडीन की। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें किसकी इक्वल है, 2HI। अब जब हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ओके सम एरर इज अकर्ड, 2HI। ठीक है, सॉरी हमारे पास क्या इक्वेशन थी, एक तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ज़रा सा भी कुछ हो। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ प्रोडक्ट हमेशा पहले आएगी, रिएक्टेंट हमेशा नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, HI, यानी पहले हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब जो HI के साथ 2 था वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा इधर। ठीक है, जैसे हमने कि कैपिटल C के ऊपर स्मॉल c डाला था, ये एग्जाम्पल है। लेकिन जो ये H2 जो भी 2 जो नीचे वैल्यू होगी वो हमेशा अंदर ही रहेगी, उसको हम बाहर नहीं लिखेंगे। जो साथ वाली वैल्यू होगी सिर्फ वो हमारे पास ऊपर कैरी में चली जाएगी। ठीक है, तो I2 सेम एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से वो इक्वेशन जो सॉल्व करवाई हुई है
उसका मेथड सिर्फ ये इन मतलब जो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन में पेपर पूछ लिया, क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाएं, जनरल इक्वेशन फॉर्म, एक्सप्रेशन फॉर्म में, तो वो आपने कैसे लिखना है वो आप इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये मेनली हमारे पास एक एग्जांपल थी जनरल इक्वेशन की, एक्सप्रेशन की। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बीच में एक दो दफ़ा वीडियो डिस्टर्ब हुई है, बट आई थिंक सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं आपको उसी टाइम गाइड करूँगी। आपको मैं कमेंट बॉक्स में हर चीज़ को दोबारा से डिफ़ाइन कर दूँगी। ठीक है, होप सो ये एक्सप्रेशन सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं डिटेल में बता दी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद एप्लीकेशंस हम इसकी पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या करती है, रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को जो हमने फाइंड करना होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को जो हम कैलकुलेट करते हैं, हेल्प्स टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं अमोनिया के सेंसेस में, या जो हैबर प्रोसेसेस हैं उन सबको हम फाइंड करने में इसको यूज़ करते हैं। अभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा अमोनियम सेंसेस कैसे होती है, हैबर प्रोसेस किस तरह से होता है। होप सो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में इसको ज़्यादा अच्छे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन है और इसकी लिमिटेशन क्या है, 3 लिमिटेशन है। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन को डज नॉट अप्लाई टू द रिएक्शन दैट डू नॉट गो थ्रू अ सिंपल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ठीक है, यानी वो रिएक्शन जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के से होकर नहीं गुजरे हुए हैं, उनके ऊपर आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इस लॉ को सिर्फ आइडियल कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आइडियल कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जब रिएक्शन होगा तो तब आप इस रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये इस रिएक्शन की 3 लिमिटेशंस हैं। तो हमने इस रिएक्शन से क्या कंक्लूड किया कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है रिलेट्स द रिएक्शन रेट टू द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, मतलब जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और वो जो हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वल करते हैं उस कांस्टेंट को हमने एक कांस्टेंट सा डिनोट किया था जो कि Kc था, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास एंड पे मेन आया था। होप सो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।